तो अस्सलाम वालेकुम मुराद। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इनका ताल्लुक यासीन से है और अभी अमेरिका में मुकीम है। यहाँ पाकिस्तान से इन्होंने मीडिया स्टडीज में बीएस किया हुआ था। अमेरिका से हाल ही में इन्होंने ग्रेजुएशन की है। तो सफीरा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद आपकी ग्रेजुएशन पे। तो चूंकि जितने भी अहबाब हैं जो सफ़ीरा को नहीं जानते, ये सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हैं, ये डिफरेंटली एबल हैं। इनका जो विजन है ये देख नहीं सकती। इसके बावजूद क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया बहुत मुश्किल है और गिले शिकवे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत करते हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद और तरक्की के मनाजिल को, कामयाबी के जो मनाजिल है उनको तय करते हैं। तो सफ़ीरा का नाम भी उन्हीं में शामिल है। जब पाकिस्तान में थी तो ये मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर कई प्रोग्राम्स में जाती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी और साथ ही साथ ये काम भी करती रही है अपनी कम्युनिटी के लिए। इन्होंने वॉलंटियरली बहुत सारा काम किया है। तो सफ़ीरा, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला। थैंक यू सो मच अली भाई, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। अच्छा, चूंकि आपका ताल्लुक यासीन से है, बचपन आपने यासीन में गुजारा, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बचपन में स्कूलिंग किस तरह के माहौल में हुई थी और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कौन सी अच्छी चीजें थी जो आप याद करती हैं, कौन सी बुरी चीजें थी वो भी जो आपका पीछा नहीं छोड़ी। अच्छाई तो बहुत है, ऑफ कोर्स गिलगित को बहुत याद करते हैं, स्पेशली यासीन को। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं यार, वो पत्थर याद आता है, बिल्कुल नहीं भूले। अभी भी मैं विजुअलाइज जब करती हूँ यासीन को, तो मैं उसी तरह करती हूँ जैसे मैं बचपन में वहां हुआ करती थी। मैंने जिंदगी के 10 साल गुजारे हैं, मैं पैदा वहीं पे हुई हूँ, रेस्ट वहीं पे हुई हूँ। तो यादें बहुत है बचपन के दोस्त, बर्फबारी, साथ खेलना, और बहुत इंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी विजन की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। वो भी एक हकीकत है। सो जब तक पता नहीं था कि कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जिस दिन पता चल गया कि नहीं, मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं इन बच्चों जैसी नहीं हूँ, अपने आप को जब खुद को देखा कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे सब है, तो वहां से जिंदगी फिर बहुत मुश्किल होने लगी। क्योंकि वहां से फिर मैं लो सेल्फ स्टीम में चली गई, वहां से फिर मैंने खुद को ह्यूमिलेट करना शुरू किया, वहां से फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है। जी। अच्छा, पहली मर्तबा ये एहसास आपको कब हुआ या कब आपको ये एहसास दिलाया गया? मुझे मेरी फैमिली की तरफ से ये एहसास कभी नहीं दिलाया गया। जब तक मैं वहां थी, फैमिली में थी, तब तक तो मैं सेफ थी। उस वक्त भी जब मैं बाहर खेलने वेलने जाती थी तो होता था कभी बच्चों का करते थे, वो थोड़ा सा मजाक करते थे, मस्ती करते थे, तो मैं इतनी छोटी थी ना, मैं प्रोसेस नहीं कर पाती थी, मुझे नहीं आइडिया था। लेकिन जिस वक्त मैंने जिद की कि मुझे स्कूल जाना है, तो मेरे घर वालों ने फिर मुझे स्कूल भी भेजा, और रेगुलर स्कूल था, वहां भेजा। वहां पे जो है मुझे पहली मर्तबा पता चला कि वाकई में मैं जो ये बच्चे कह रहे हैं वो सच है, मुझे प्रॉब्लम है। क्योंकि वहां पे मुझे बोर्ड नजर नहीं आता था, वहां पे मैंने फोकस किया, मुझे चेहरे नजर नहीं आते थे, वहां पे फिर मैं लिख नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे, मैं कहूंगी कि बहुत सारी ऐसी क्या हम कहते हैं उर्दू में, सबूत थे, जिसकी वजह से मुझे आइडिया हो गया कि वाकई में ऐसा ही कुछ है। लेकिन वहां के बाद फिर उस वाकये के बाद मैं फिर अंदर से खत्म, खत्म सी हो गई, मेरा मेरा बचपन खत्म हो गया। फिर मैंने खुद को आइसोलेट किया, मैंने खुद को ऐसा किया कि मैं ज्यादातर टाइम बकरियों के साथ, गाय के साथ, पौधों के साथ, सब्जियों के साथ, या फिर ऐसे मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। लोगों से मुझे डर लगता था, और बहुत डर लगता था लोगों से। जी। एक तो ये होता है ना कि आपके साथ जो रवैया होता है, हमदर्दी के लिए लोग आपको आपके साथ हमदर्दी जताते हैं। हम्म। दूसरा ये है कि लोग वाकई समझते हैं। तो एक हम्म। मदद या बातचीत भी की जाती है वालिदैन से भी आके, वो एक हमदर्दी वाला जो रवैया होता है। तो हम्म। उसका एहसास हुआ क्या, कभी एहसास दिलाया गया बचपन में, स्कूल में या फिर आसपास मोहल्ले में खेलते वक्त? वेल,
यही कहूंगी कि मैं उस वक्त इतनी छोटी थी ना, मैं नहीं डिफरेंशिएट कर पाती थी कि सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, कौन आपके साथ जेन्युइन है, कौन प्रिटेंड कर रहा है। ये चीजें मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी। तो इट्स रियली हार्ड टू से इट, बट आई वुड से कि एक चीज जो थी, जो है, वो फैसिलिटीज हमारे पास नहीं थी। ऑफ कोर्स वहां पे मुझे नहीं लगता कि अभी भी उस लेवल में फैसिलिटीज होंगी, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थी। मैं आपसे बात कर रही हूँ अर्ली 2000 की। तो उस जो फैसिलिटीज नहीं थी, उसकी वजह से जो रवैये साथ में थे, तो वो उसकी वजह से फील बहुत होता था, तकलीफ बहुत होती थी, क्योंकि मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं था। मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन जो था वो अच्छा नहीं था, मैं इतना कह सकती हूँ। कि ये फील आपको कराना कि कि आपके पास ये चीज नहीं है, और क्योंकि ये चीज नहीं है तो आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। तो बच्चे के लिए प्रोसेस करना बहुत मुश्किल था। अच्छा, आपने जो एक बात कही सफीरा कि जब तक आपको खुद नहीं पता था कि मैं और लोगों से मुख्तलिफ हूँ, तो तब तक आपको खुद भी एहसास नहीं हुआ, आपको भी लगा कि यार सारे मैरिज ऐसे ही हैं। जी। ये एहसास क्या, कैसे, कब दिलाया गया आपको, स्कूल में या कहीं और? एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है। मुझे नहीं पता मुझे ये वीडियो में कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर इस वाक़ये को शेयर करूंगी। तो उस वाक़ये के बाद मुझे पता चल गया कि नहीं, वाकई में एक प्रॉब्लम है। वो बस वो मेरी ज़िंदगी का, मैं ज़िंदगी का तो नहीं कहूँगी, उस स्कूल का आखिरी दिन था। बस उसके बाद मुझे स्कूल से, किताबों से, लोगों से बहुत डर लगने लगा। मैंने पहले भी मेंशन किया। उसके बाद मुझे ये होता था कि कोई मुझसे मेरा नाम भी ना पूछे। मैं एक एक ज़माने में मैं ऐसी थी, मैं बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह, मैं भागूं, मैं खेलूं, मैं बोलूं। इवन मेरी फैमिली में मुझे कहा जाता था रेडियो है। मैं कभी भी चुप नहीं रहती थी, मैं इतनी नॉइजी चाइल्ड हुआ करती थी। लेकिन वो स्कूल के बाद फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मैं बिल्कुल चुप हो गई। कोई मुझसे नाम भी पूछे तो मुझे नाम बताने में इतना डर लगता था, अपना नाम बताने, मेरे अंदर एक डर बैठ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था ये सब सही है, लेकिन मैं, जो है ना, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी लाइफ अब लाइफ नहीं है। तो वो मेरे अंदर, एक बच्चे के अंदर, ऑफ कोर्स आज जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं उस लेवल में उस वक्त नहीं सोच रही होंगी, लेकिन मुझे ये था कि बस मुझे डर लगता था लोगों से। अच्छा, उसके बाद ये यासीन के बाद आप कराची आई थी और वहां पे आपने बाकायदा तौर पर पढ़ना शुरू किया था, अगर मैं गलत गलत ना हो तो। हम्म। तो कराची में आपका तजुर्बा कैसा रहा? अब चूंकि कराची में जिस इंस्टीट्यूशन में आपने दाखिला लिया, तो वहाँ और भी आपके जैसे ही लोग भी थे, तो हम्म। वहाँ आके कोई सेटिस्फेक्शन, या फिर ये है कि आप मुतमईन हो गई थी? जी, मैं कहूंगी मैं हो गई थी, इसलिए क्योंकि वहां मुझे एक उम्मीद मिली थी, और उसके बाद मुझे ये पता चल गया कि इंसान की जिंदगी में उम्मीद का होना कितना कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक उम्मीद मिल गई जब मैंने देखा कि वो लोग जो देख नहीं सकते हैं, वो टीच भी कर रहे हैं, वो सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और अपनी जिंदगी प्रोडक्टिवली गुजार भी रहे हैं। जब उनको मैंने देखा तो मैंने कहा कि ओ ओके, ये भी एक जिंदगी है। तो वहां से मुझे एक होप मिल गया। वहां से फिर मुझे ये हो गया कि मैं ख्वाब देखने लगी अपने लिए। तो मैं कहूंगी कि हाँ, वहां पे आकर मुझे सेटिस्फेक्शन हुई थी। जी। सही। तो कराची की तरफ कैसे, क्योंकि जिस तरह यासीन में या फिर इवन पूरे गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी बंदा अगर वो डिफरेंटली एबल है, तो घर में उसको बिल्कुल ही एक स्टोर में एक उसकी तरह रखा जाता है, पुराने सामान की तरह। या फिर उससे माल मवेशी चराए जाते हैं या काम कराया जाता है, तालीम की तरफ ले आना या फिर इन चीजों को बहुत कम रुझान है। तो उस जमाने में बहुत ही कम था जिस जमाने में आप कराची आई। तो कराची आने का ख्याल, यहाँ एक ऐसे सेंटर में एडमिशन कराने का ख्याल, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जाहिर है उसमें भी तो लोगों को मालूम भी नहीं होता ना, या या ट्रू। जिस जिस इलाके से आप आई। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही बात है। ये मैं आज सोचती हूँ कि किस तरह इंसान की जिंदगी में डॉट कनेक्ट होते हैं।
तो इस तरह हुआ कि मेरी नानी बहुत बीमार थे, तो उनको लेकर कराची आए थे आगा खान हॉस्पिटल। उन्होंने आगा खान हॉस्पिटल देखा, इलाज करा के वापस आई। तो मेरी फैमिली में, ऑफ कोर्स मेरी पूरी फैमिली मेरी इस विजन की वजह से परेशान थे कि किस तरह ये सही हो सकता है। उस वक्त एजुकेशन का तो इतना नहीं वो था कि एजुकेशन, लेकिन उनको ये था कि ज़्यादा कि इसका इलाज हो सके कहीं से। तो मेरी नानी ने कहा कि मैं जो है ना इसको कराची लेकर जाऊंगी इंशाल्लाह, और मुझे पूरा यकीन है कि उस हॉस्पिटल में इसका इलाज होगा। लेकिन अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उससे पहले ही वो चल बसे। तो मेरी मम्मी ने कहा कि मतलब हमें किसी भी तरह सफीरा को कराची लेकर जाना चाहिए। तो मेरी माँ का भी ख्वाब था, दूसरा मेरी माँ भी ऑफ कोर्स ये चाहती थी कि मेरा इलाज हो सके। लेकिन जब हम लोग कराची आए, तो मेरे छोटे मामू हैदर यूसुफ ऑलरेडी वहां पे मुकीम थे, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा मेरे। तो मैं कहती हूँ कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। सो वहां पे जब हम कराची आ गए, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, तो हमेशा की तरह डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इलाज नहीं हो सकता है। वहां पे फिर मेरे दादा ने कहा कि नहीं कुछ जैसे आपने जिक्र किया, उस्ताद हाजत कबूल मेरे दादा विजनरी थे वो। उन्होंने कहा कि नहीं, इलाज नहीं हो रहा है, दसो के, लेकिन हो सकता है आज नहीं हो रहा है तो कल कुछ हो जाए, कल नहीं तो परसों कुछ हो जाए, कुछ ना कुछ तो होगा इसके फ्यूचर के लिए। तो मेरे मेरे फादर को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे सेटल्ड हो जाइए। तो वो वहां पे सेटल्ड हो गए थे। कोई प्लान नहीं था मेरी एजुकेशन का, लेकिन बस एक उम्मीद थी उनको कि कराची में सेटल्ड होंगे तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि शहर है, बड़ा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो कुछ ना कुछ में बहुत कुछ हो गया। एक साल में ही मेरा एडमिशन हो गया, और फिर मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। 6 साल में मैंने मैट्रिक किया। जी। क्या बात है, क्या बात है। ये मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूं कि सफीरा उस्ताद हाजत कबूल की उनकी ग्रैंड डॉटर हैं। और उस्ताद हाजत कबूल म्यूजिक से मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले जितने भी अफराद हैं, वो हाजत कबूल के नाम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर तरीन लोग, जिन फनकार जिन जिनके साथ में बैठा हूँ, तो जब जब मैंने उनसे हाजत कबूल का नाम उनके सामने लिया, तो सभी कहते हैं कि भाई वो लेजेंड थे, वो उस्ताद थे। सो और आज ये बात भी पता चल गई कि वो सिर्फ म्यूजिक के मैदान में ही लेजेंड नहीं थे, वो विजनरी बंदे थे। उन्होंने ये हिदायत करना अपने आपके वालिद को कि भाई पोती को यहीं पे उसको लेके सेटल होना है। तो ये बहुत बड़ी बात है सफीरा। या बहुत कंट्रीब्यूशन है, दादा की बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। लेकिन आपने भी जिंदगी में उनको देखा होगा, वो बहुत हंसमुख और बहुत ज्यादा पीपल पर्सन थे। वो बस लोगों से प्यार करते थे। तो कभी शो नहीं करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत बार रोते थे, बहुत बार अपनी तकलीफ का इजहार करते थे। अच्छा सफीरा, ये बताइएगा, क्योंकि जाहिर है जब आप यासीन के एक छोटे से गांव से निकल कर अमेरिका तक गई, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आपने तालीम हासिल किया, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में आप स्पीचेस देती रही, तो हम्म। जाहिर है इस पूरी कामयाबी में फैमिली का बड़ा किरदार होता है। बहुत किरदार तो है। वो इंकरेज करते हैं, आपको सिखाते हैं, आपकी उंगली पकड़कर चलना या सिखाते हैं। तो आपकी फैमिली का कितना किरदार है मेरी इसमें? फैमिली का तो कंप्लीटली मैं पूरा उन पे कहती हूँ कि सारा क्रेडिट उनको जाता है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, और सिर्फ एक लड़की नहीं, एक डिसेबिलिटी के साथ हूँ। उनकी दुआएं, उनकी उम्मीदें और उनका भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज के लिए नहीं रोका। अक्सर हम कहते हैं घरों में कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। नहीं, मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा नहीं बोला, ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। उन्होंने मुझे बेटी ही बनाकर स्ट्रांग बनाया। उनका ये हमारी बेटी क्या ही है, बात। लेकिन हमारी बहादुर बेटी है। मुझे कभी ये नहीं कहा गया कि हमारा बहादुर बेटा है, नहीं। इसलिए मैं अब अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने भले मेरी जिंदगी में एक चैलेंज दिया, लेकिन मुझे मेरी फैमिली के लिहाज से बहुत ब्लेस किया है। स्पेशली मेरे छोटे मामू हैदर यूसुफ ने, जितना मेरे अंदर आज कॉन्फिडेंस है, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। वो रातों को बैठकर मेरे लिए स्पीचेस लिखते थे, और फिर मेरे साथ बैठकर मुझे वो कहते थे आप बोलो, तो मैं बोलती थी, वो सुनते थे और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे सिखाते थे किस तरह आप ये जो जरूरी होता है कि आप आपकी हैंड मूवमेंट होनी चाहिए, तो वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाते थे कि किस तरह ये होना चाहिए। फिर मेरी माँ का आता है, ऑफ कोर्स उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बत। वो हमेशा कहती थी, अगर सफीरा
अगर सही होती, अगर वो देख सकती, तो क्या हम उसको स्कूल नहीं भेजते? वो हमेशा ये जताती थी कि ये इसके राइट है, ये प्रिविलेज नहीं है, एजुकेशन हासिल करना इसका हक है। और फिर मेरे फादर ऑफ कोर्स इतना मुझ पे भरोसा करना कि बिल्कुल अकेली मैं पाकिस्तान से निकली और आज अकेली अमेरिका में अकेली रह रही हूँ। कभी मुझे उनकी तरफ से कोई कोई कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, फैमिली की तरफ से उनका भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह आपकी ने भी बात कही थी ना कि पेरेंटिंग के लिए या फिर अच्छे इंसान बनने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आपके पेरेंट्स को ही देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। हालांकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, इसके नहीं है, बावजूद नहीं है, नहीं। ये सब आपके लिए उन्होंने किया। खैर एग्जैक्ट। सफीरा, उसके बाद आप चली गई थी यस प्रोग्राम के तहत यूएस पहली मर्तबा। यस। तो एक तो ये कि मैं बार बार जिक्र करूं, यासीन जैसे छोटे से गांव, वहां ना इंटरनेट ना बिजली, भी बहुत बाद में कई गांव में आई है। और फिर ये है कि तालीम को लेके लोग अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद उनको क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं पता। और ये सिलसिला आज भी जारी है कि भाई हाँ हम्म। स्कूल भेजते हैं, ठीक है, वहां पे अच्छी बात है कि भाई एसपी के अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ जो बुनियादी तालीम दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब आप मैट्रिक करते हैं या इंटर करते हैं तो उसके बाद आप बेस बेयारो मददगार होते हैं ना, आपकी कोई हम्म। करियर काउंसलिंग होती है, आपको क्या करना है ये बिल्कुल भी नहीं है। सो वहां से ऐसे माहौल से निकल कर फिर ये जो यस प्रोग्राम को कैसे आपको कैसे पता चला? तो और फिर आपने अप्लाई भी कर लिया, आप उसमें सेलेक्ट भी हो गई, फिर आप पहली मर्तबा आप वहां से यूएस गई उस प्रोग्राम के तहत। जी। मैंने जब मैट्रिक किया आइडारी स्कूल से, उस वक्त मेरे मामू हैदर यूसुफ, एक प्रोग्राम है ये कराची में चलता है, एक्सेस के नाम से, वहाँ पे वो काम करते थे। तो उस वहाँ पे उनको पता चला कि मैं जो बच्चे टीनेजर्स हैं उनको 1 साल के लिए अमेरिका ले ले जाया जाता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ट्राई करो। मैंने मामू को बोला, मामू मुझे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस करने में क्या जाता है। तो वो कभी भी मुझ पे फोर्स नहीं करते थे, वो कहते एक्सपीरियंस करो। तो बस मैंने अप्लाई किया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी सिलेक्शन भी हो गई। मैं 1 साल के लिए अमेरिका आ गई अली भाई। वो मेरी टर्निंग पॉइंट थी। मैं कहूंगी इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो वो मेरे लिए था कि मैं यहाँ आई। और यहाँ से फिर मैंने देखा कि नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ यहाँ तक नहीं है, मैं ख्वाब देख सकती हूँ और बड़े ख्वाब देख सकती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। और ब्लाइंड होना मुझे नहीं नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई हर्डल है, सही सही। तो फिर उसके बाद वापस आप पाकिस्तान आई, पाकिस्तान पाकिस्तान। जी। आके आपने जी। मास्टर्स कर जी। लिया, बीएस कर लिया मैस कम्युनिकेशन से, जी। करा मैस कम्युनिकेशन में कराची यूनिवर्सिटी से। कराची। अच्छा, वहां पे भी आपने एक बहुत समझ लीजिए कि पूरी पॉलिसी चेंज कर दी थी। और आने वाले जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए आपने बहुत एक मिसाल कायम की थी। मैं चाहूंगा कि वो स्टोरी भी आप शेयर करें हमारे देखने वालों से। थैंक यू अली भाई फॉर बीइंग इन दिस। एक्चुअली जब मैं यूएस से वापस आई थी तो मैं बहुत अलग तरीके से फिर देखती थी चीज़ों को, कि मैं अपने आप को देखती थी कि मैं इंडिपेंडेंट ब्लाइंड पर्सन होना चाहती हूँ अपनी लाइफ के। मैं हर चीज़ खुद करना चाहती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं किया करने दिया जा रहा है। तो जब मैं कराची यूनिवर्सिटी में गई थी तो शुरू शुरू में जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एग्जाम्स खुद देने हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं, आपको अपने साथ एक राइटर लेना पड़ेगा। तो पहले सेमेस्टर में मेरे साथ ये हुआ कि मैं इस्लामियात के पेपर के लिए मेरे पास राइटर नहीं था, तो मैंने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। जब मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑफ कोर्स वो फिर अब फेल हो गए ना। तो मेरी लाइफ में पहली मर्तबा मैं फेल हुई हूँ उस इस्लामियात के पेपर में, क्योंकि मेरे पास राइटर नहीं था। तो वहां से फिर मुझे एक फीलिंग आ गई कि नहीं, किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो फिर वहां से मैंने ये काम करना शुरू किया। जो सुपरविजन, जो जितनी गाइडेंस मुझे मिली, वो हमारे बहुत प्यारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर उसामा शफीक, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उनकी गाइडेंस थी मेरे लिए, जितना भी सुपरविजन, जितने भी मुझे हेल्प करनी हो, जितना सपोर्ट है, अब मैं उनके पास जाती थी कि सर क्या करना है, मैं मुझे मुझे ये करना है तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो फिर वो मुझे समझाते थे, इस तरह इस तरह इस तरह किया जा सकता है, ये एप्लीकेशन लिखनी है, यहाँ इस ऑफिस में ड्रॉप करना है। तो ये सब करती थी। वो सब मेरी कोशिशें देखकर मेरे कुछ टीचर्स ने मुझे क्लास में अलाउ तो किया कि मैं एग्जाम्स दे सकती हूँ अपने लैपटॉप के थ्रू, लेकिन बाकायदा एक पॉलिसी नहीं बनी थी। इसलिए वो 4 साल मैंने अपने बैचलर्स के 4 साल मैंने ऐसे गुजारे कि इस ऑफिस से उस ऑफिस, उस ऑफिस से उस ऑफिस।
ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अपने पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं दिया, मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, 50s में, 60s में, मैक्सिमम 70s में। लेकिन मेरा सारा ध्यान, मेरा सारा फोकस यही था कि किसी तरह ये हो जाए कि जो बच्चे आए तो वो खुद अपना करें, क्योंकि ये आपकी ये आपकी डिग्निटी है, आपको खुद अपना काम करना है, और वो स्पेशली वो काम जो आप कर सकते हो। तो मैं जब तक वहां पे थी तब तक तो वो पॉलिसी चेंज नहीं हुई, लेकिन जब मैं पास आउट होकर फारिग हो गई यूनिवर्सिटी से, उसके बाद उन्होंने वो पॉलिसी चेंज कर दी, और मेरे पास लेटर आया बकायदा एकेडमिक काउंसिल की तरफ से कि उन्होंने ये किया है। जी। जी नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ही एक आने वालों के लिए एक मिसाल कायम कर दी जो हार मानते हैं। अच्छा, जितने लोगों को ये नहीं पता, मैं उनको ये बताता चलूं कि अगर कोई भी फर्द डिसेबल है, वो लिख नहीं सकता, तो पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए ये एक कानून था कि वो अपने साथ एक बंदे को लाते थे जो अ, वो डिसेबल बंदा डिक्टेट कराता था, और जो राइटर है वो पेपर अटेम्प्ट करता था। और इसमें शर्त ये होती थी कि अगर आप मैट्रिक लेवल के हैं तो आपका राइटर 8th या 9th का होगा, अगर आप मास्टर्स में हैं तो आपका राइटर बैचलर्स का होगा, तो आपका क्लास हम्म। फेलो या आपकी अगली डिग्री वाला कोई नहीं हो सकता था। ट्रू। सो सफीरा ने ये चैलेंज किया था कि मैं अगर पेपर पे लिख नहीं सकती हूँ तो मैं लैपटॉप के जरिए, अगर मुझे वो सवालात दिए जाएं तो वो जवाबात मैं अपने लैपटॉप पे अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो उनको ये अपने जमाने में जब ये पढ़ती थी तो वो मौके नहीं मिले, लेकिन इन्होंने जाहिर है मेहनत की, और बाद में ये पॉलिसी इन्होंने तब्दील कर दी। आने वाले तमाम बच्चों के लिए जो डिसेबल बच्चे स्टूडेंट्स अपने लिए काम करना चाहते हैं, वो अब अपने लिए लिख सकते हैं, काम कर सकते हैं। सफीरा, इसके लिए भी आपको मुबारकबाद, आपने इस पूरी थैंक यू। पॉलिसी को चेंज कर दी, बहुत बड़ी बात होती है ये। थैंक यू। अच्छा, फिर ये बताइएगा, फिर उसके बाद आप चली गई पाकिस्तान, वापस आ गई, और कराची में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने काम भी करना शुरू कर दिया, नौकरी बाकायदा आपने की। तो ये जी। नौकरी करना आपके लिए चैलेंजिंग था, कैसा था वहाँ लोगों का रवैया, लोगों का बर्ताव, और फिर ये कि जाहिर है हर चीज के मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं, इस पर अगर आप रोशनी डालें। देखिए, चैलेंजेस तो होते हैं, क्योंकि मेरे साथ जो चैलेंज है ना, वो ऐसा नहीं है कि जैसे आज सर दर्द है तो आप गोली खाओ तो वो सही हो जाएगा, या फिर आज आपको इमोशनली आप थोड़े से आपका टाइम अच्छा नहीं जा रहा है तो आपको लगे कि नहीं कल सही होगा। तो मेरा जो चैलेंज है ना वो मेरे साथ है, जैसे सांसें हमारे साथ है वैसे मेरे चैलेंज मेरे साथ है, मेरे साथ ही होता है, भले मैं खुश हूँ, खफा हूँ, कंफ्यूज हूँ, हर चीज में ऑफ कोर्स। तो चैलेंजेस तो है ही है, चैलेंजेस होते थे। लेकिन फिर जब जब आप जिंदगी को अलग तरीके से देखते हो ना, डिफरेंट एंगल से देखते हो, तो फिर आपको चैलेंजेस उस तरह चैलेंजेस लगते नहीं है, फिर आप सोल्यूशन देखते हो। ओके, ये चैलेंज है तो सोल्यूशन क्या है, आप फिर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह से प्रॉब्लम समझ के नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे किस तरह निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि इसका सोल्यूशन आपको ही निकालना है। तो जब मैंने बाकायदा जॉब शुरू की तो बहुत प्यारे लोग थे, मुझे अच्छा बहुत लगा उनके साथ जॉब करने में। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चैलेंजेस भी थे, तो हमने साथ मिलके उन चैलेंजेस को सॉल्व किया। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स मैं दोबारा यूएस की तरफ मूव हुई। मैंने सिर्फ 1 साल ही वहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब की थी, बाकी जितनी मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की वो मैं नॉन प्रॉफिट्स के साथ करती रही। भाई, अच्छा, ये कि आप ये जो एक बात, एक टर्म हमने अक्सर सुना है कि भाई कल्चरल शॉक का, आप यासीन से कराची आई, एक मुख्तलिफ बैकग्राउंड से, एक नए शहर में, एक बड़े शहर में, उसके बाद वहां से आप यूएस गई। वो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ वाला मुख्तलिफ जगह थी। सो ये जो रिलोकेट होने में, ये जो कल्चरल शॉक का भी कभी आपको कुछ हुआ? क्योंकि ये होता है ना, जब आप यूएस में थी तो वहाँ पे डिसेबल लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, सहूलियात हैं। जब आप कराची आती हैं तो वहाँ थोड़ा कुछ उनको एक्सेप्ट किया जाता है, फिर आप जब यासीन जाती हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल होता है। तो इन तीनों को कंपेयर करके क्या कुछ सीखा, क्या कुछ देखा? वेल अली भाई, जब मैं यूएस से वापस आई ना तो मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को लीडर देखती थी कि मुझे करना है, मुझे कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करना है।
तो ऑफ कोर्स मुझे पता था कि यहाँ ये फैसिलिटीज नहीं है, तो हम लोगों ने फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर लिए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने हमें स्पॉन्सर किया, जिसमें अपने यस ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनकी ये पॉलिसी भी है कि आप अलमनाई जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पे कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करो और आपके प्रोजेक्ट को हम स्पॉन्सर करेंगे, आप वॉलंटियरली हमारे लिए काम करो, लेकिन प्रोजेक्ट पे जितना खर्चा होगा वो हम करेंगे। तो उसके थ्रू मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में किए जहां मुझे लगा कि यहाँ पे इस चीज़ पे काम होना चाहिए। तो ब्रिज द गैप भी हमने चलाया, आई होराइजन पे भी हमने काम किया, और वी आर वन प्रोजेक्ट भी हमने चलाया। तो इसी तरह के प्रोजेक्ट्स हम करते थे अपनी मदद आपके तहत, और ये ऑर्गेनाइजेशन हमको हेल्प करते थे, और मेरे पास मेरी छोटी सी टीम थी जो मुझे हेल्प आउट करती थी। कंपैरिजन तो नहीं हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे लाइफ बहुत डिफरेंट है यूएस में। आज मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ, ग्रोसरी से लेकर अपने बिल्स से लेकर अपने ट्रैवलिंग से लेकर अपने सारे काम मैं खुद करती हूँ, अपनी कुकिंग से लेकर अपना हर तो पाकिस्तान में शायद मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस तरह पाकिस्तान में अकेली रह सकती। इवन कराची में मैं नहीं रह सकती, कराची में अकेली, बिकॉज मैं सेफ नहीं हूँ उस तरह वहां पे। मेरी मम्मी को बहुत डर लगता था जब मैं पाकिस्तान में किचन में जाती थी। आज उनको डर नहीं लगता है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तो वो फैसिलिटीज का इशू है, मैं ये कहूंगी कि फैसिलिटीज का इशू है, लेकिन उससे पहले जो इशू है ना वो एटीट्यूड्स का इशू है। आपको फैसिलिटीज आपके पास कब आएंगी? जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। राइट, राइट। तो अच्छा, यहाँ के फिर आप यूएस चली गई और दोबारा आपने मास्टर्स की डिग्री ले ली। तो हम्म। इतना पढ़ लिख के क्या करना चाह रही हैं और इतनी डिग्री को क्या कर। अली भाई, अगर मेरे बस में होता तो मेरा अभी भी कोई खास मूड नहीं था कि मुझे ग्रेजुएट होना है। वेल, स्कूलिंग शायद मुश्किल से मिली है ना। जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी अहमियत भी ज्यादा होती है। तो मुझे बड़ा प्यार है इस स्ट्रक्चर से, मुझे उस इन्वायरमेंट से। लेकिन जाहिर है एक टाइम आता है कि आपको वहां से निकलना है, क्योंकि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी शुरू करनी है। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान से मास्टर्स हो गया, एक यहाँ से हो गया। तो अभी मेरा प्लान नहीं है आगे का प्लान, अब इंशाल्लाह फ्यूचर में हो तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल आगे एजुकेशन का फिलहाल मेरा कोई नहीं है प्लान। लेकिन यह मेरे कुछ ड्रीम्स है जो मैं जब पाकिस्तान में काम करती थी बच्चों के लिए, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये पढ़ना चाहिए था, तो मैं ये पढ़ूंगी। और यही वजह थी जब मैं यूएस वापस आई, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ये मुझे मेरा करियर जो है उसको बनाना था ऑफ कोर्स, और वो करियर के लिए मुझे क्रेडेंशियल्स चाहिए थी। जी। चलिए, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए, गुड लक। और ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया पे अभी चूंकि मुतहरिक हैं, आप लिखती हैं, कभी कभार वीडियोस वगैरह भी डालती हैं। तो कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स, क्योंकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान खुसूसन चित्राल के जो लोग हैं, सोशल मीडिया लिटरेसी उनको जो है ना छू के नहीं गुजरती। बहुत हम्म। अ, तमीज और तंज में फर्क नहीं जानते हैं। और उनके बहुत जातियात पर उतर आते हैं, गालियां देते हैं अगर कोई चीज हम्म। उनके ख्याल या उनके पसंद के खिलाफ हो। तो गुज़िश्ता दिनों में देख रहा था कि चित्राल के कुछ इसी तरह के लौंडे लवाड़े आपके पीछे भी पड़ गए थे, कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा या तस्दीक आमेज मैसेजेस भी आए थे। तो क्या इन सब चीजों को देख के दुख होता है कि ऐसा क्यों? और दूसरा ये कि जो सोशल मीडिया लिटरेसी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो मैं आपसे एग्री करती हूँ कि हमारे पास इस चीज़ की बहुत कमी पेशी है कि आप किस तरह सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। आप स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी को गलत 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 चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये कोई आपकी गैरत शो नहीं करती है। और फिर आप इसको नाम देते हैं कि ये सकाफत है, तो ये कल्चर है, आई डोंट नो, बहुत सारी और चीज़ें। तो मैं तो इस चीज़ से बहुत आप बदतमीजी कर रहे हैं, और हमारा कल्चर ऑफ कोर्स हमें ये अलाउ नहीं करता है कि हम बदतमीजी करें किसी के साथ। मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है तो आप उसको ना देखा करें। आप देखते भी खुद हैं और आप खफा भी खुद होते हैं, तो फिर इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अली भाई, मैं क्या करती हूँ, मैं पहली बात तो ये कि मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हूँ। मैं दूसरी बात ये कि मैं ज़्यादा कमेंट्स पढ़ती ही नहीं हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे मुझे अपने आसपास पॉजिटिविटी देखनी है, मुझे आसपास
अपने लिए वो एनर्जी चाहिए जो मुझे मोटिवेट कर सके। मुझे वो चीजें देखनी ही नहीं है, क्योंकि रोने के लिए बहुत वजह है इस दुनिया में। आपको अपने लिए वजह ढूंढनी है हंसने के लिए। तो मैं तो इस तरह डील करती हूँ। बाकी रही मुझ पे, मेरी जातियात पे, तो खैर मुझे अब सच बताऊं तो मुझे दुख नहीं होता है अली भाई, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पहले देखी है। ये जो ये बोलते हैं, जो ये कमेंट्स में लिखते हैं, ये सारी चीजें तो मैंने पहले सुनी भी है, देखी भी है। तो मुझे बुरा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज है जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कि आपके बीच में वो बच्चे जो किसी डिसेबिलिटी के साथ है, आप प्लीज उनके साथ ऐसा ना करें। क्योंकि अभी वो इस तरह डेवलप नहीं हुए हैं, अभी इस तरह उन्होंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर आप उनके सामने इस तरह का एटीट्यूड शो करेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी, हाईली पॉसिबिलिटीज है कि वो बच्चे जो है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन चित्राल में ये चीज हम्म। अभी चंद सालों में सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ। और जहालत की हद तक है। तो ये हम्म। बात आपने कही कि खैर आप तो मैच्योर हैं, आप जैसे और लोग हैं वो इस चीज को हैंडल भी करते हैं। लेकिन कुछ जो नए, जो कुछ बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो जज्बाती हैं, उनके लिए ये बात बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इन लोगों को ये एहसास तक नहीं है। बस उनके सामने बंदर के हाथ में उस्तरा जैसा ही है कि अगर उनके सामने सोशल मीडिया, फेसबुक या कोई प्लेटफॉर्म आ गया, लिखना जानते हैं और ये इससे पढ़े लिखे जाहिल हैं, हम्म। इनसे उलझना भी जाहिर है कीचड़ में पत्थर उछालने जैसा, और वो कीचड़ आके आपके ऊपर ही गिरता है। और तो इससे पहला मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे जाहिलों से अगर तो उलझना नहीं चाहिए। अगर ये आपके ऊपर हावी होना चाहें तो इनको कर्रारा जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि जब आप जवाब नहीं देते हैं तो यही जाहिल खुद को जो है ना उस्ताद समझते हैं और हर जगह अपना ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। तो सफीरा, हमारे देखने वालों को खुसूसन अगर जो अगर कोई डिसेबल या कोई डिफरेंटली एबल बंदा बंदी कोई हमें देख रही है, तो उन सबको पैगाम क्या देना चाहेंगे? क्योंकि काफी आपका वक्त लिया है, सोने का वक्त भी आपको आपका शायद हो चुका है, तो पैगाम हाँ, आखिरी क्या देना चाहेंगे? पैगाम तो मैं यही कहूंगी कि कभी ख्वाब देखना नहीं छोड़ो। और कभी भी ये नहीं समझो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो ये वजह है मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, कि आपका विल पावर। अगर आपके पास आपका विल पावर है तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और दूसरी बात यह कि कभी इन चीजों में उलझो नहीं, कि जस्ट आई विश टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। जो आप चाहते हैं ना, उसको सिर्फ चाहने तक ना रखें, उसको एक्शन में लेकर आ जाइए, उसको एक्चुअल में आप करना शुरू करें। जिस वक्त आप करना शुरू करेंगे ना, फिर आप देखेंगे कि आपको फिर आसपास से सपोर्ट भी मिलेगी। आप खुद कुछ करेंगे नहीं और आप इंतजार करेंगे, तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी इंतजार में। थैंक यू वेरी मच सफीरा, बहुत शुक्रिया। किसी दिन दोबारा आपके साथ जो है ना हम बैठक लगाएंगे और बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच अली भाई।